नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। थोड़ी देर को अपने आप को नितिन गडकरी की जगह रख के देखिए। थोड़ी देर को आप अपने आप को राजनाथ सिंह की जगह रख के देखिए। आप राजनीति क्यों करते हैं? राजनीति करते हैं, आपका प्रभुत्व होगा, आपकी लीडरशिप होगी, आपकी बात सुनेंगे और जब आप सरकार में मंत्री हो तो और सुनेंगे। लेकिन क्या हाल कर दिया है मोदी जी ने दोनों नेताओं का, इन जैसे ना जाने कितने नेताओं का। रक्षा मंत्रालय की परेड होती है, हाथ पकड़ के सिक्योरिटी वाला राजनाथ को पीछे कर देता है। गडकरी से सारे मंत्रालय वापस ले लिए जाते हैं एक मंत्री को छोड़कर। संसदीय दल से हटा दिया जाता है, पहली लिस्ट में नाम तक नहीं होता है। मतलब हालत खराब है। इस मोदी की इन तानाशाही से कोई बोल नहीं पा रहा, डर गए हैं सब लोग। और क्या आपको पता है कि संघ नहीं चाहता था कि मोदी प्रधानमंत्री बने? संघ को अब समझ में आ रहा है कितनी बड़ी गलती हो गई। मोदी कहीं बड़े हो गए, संघ की सुनते ही नहीं है। संघ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था राम मंदिर। संघ की सबसे ज्यादा भावनाएं थी राम मंदिर। आपने देखा पिछले 10, 12, 15 दिनों में राम मंदिर का नाम आ रहा हो? टीवी चैनलों से मंदिर गायब, मोदी के भाषणों से राम मंदिर गायब, क्योंकि संघ का है वो। तो क्या मोदी और संघ के बीच कुछ लाइन खिंच रही है, कुछ राजनीति चल रही है, कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है? हरियाणा की उठापटक, जाट बनाम जाट, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो उलझ रहे हैं। और फिर हरियाणा में जिस तरह अपने सहयोगी दल को बाहर किया गया, दुष्यंत चौटाला को, उससे साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को पहले गले लगाती है और फिर बाद में उल्टा करके लात मार देती है। नदी जब समुद्र से मिल जाती है तो फिर वो नदी नहीं रहती। ऐसी तमाम सहयोगी दलों के किस्से हैं जिनको भाजपा ने तोड़ा, फिर अपने साथ मिलाया। इसीलिए बाद में आपने देखा होगा एनडीए टूट टूट के बिखर गया। अगर इंडिया गठबंधन इतनी ताकत के साथ नहीं बनता तो मोदी जी एनडीए को दोबारा जोड़ने की कोशिश नहीं करते। ऐसी राजनीति के तमाम बातों पर मैंने प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करी। आप जानते हैं अभय दुबे जी को, मैं शो करता हूं। देश के जाने माने पत्रकार हैं, तमाम बड़े टीवी चैनलों पे वो आते हैं। आज भी आप उनको, कल भी, रोज शाम को 5 बजे से 9 बजे तक एबीपी चैनल पे सुनेंगे उनकी बातचीत। बहुत अच्छा बोलते हैं, कई किताबें लिखी है, राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान है। मैं ले चलता हूँ आपके पास, उनको सुनवाता हूँ उनकी बातें। और मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो अमेरिका में खास तौर से रह रहे हैं मेरे मित्र, वो मुझे थोड़ा अपना बायोडाटा भेज दें, कि मैं उनके नंबर भेज दें। मैं उनसे अमेरिका के चुनाव के बारे में कुछ संपर्क करना चाहता हूँ। तो मेरे पास 100-150 लोगों के अमेरिका से नंबर आए। मैं एक बार फिर फ्रेश कर रहा हूँ, daily4pm@gmail.com। ये मेरा एक मेल आईडी है। इस पर अगर आपके मेल आएंगे तो मैं, आपका परिचय आएगा तो मैं आपसे फ़ोन पे संपर्क भी करूँगा। तो चलते हैं अभय दुबे जी के पास। चैनल को जॉइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। चलिए सुनते हैं अभय दुबे जी की बातचीत। अभय जी, स्वागत है आपका 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में। जी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रवायत को जारी रखा है कि पहले सहयोगी दलों को गले मिलाओ और बाद में लात मार दो और फिर उनकी पार्टी तोड़ दो। कम से कम एक और राज्य में ये देखने को मिल रहा है, हरियाणा में। दुष्यंत चौटाला को आज समझ में आ रहा होगा कितनी बड़ी गलती करी। नदी जब हुँ, समुद्र से मिलती है तो फिर नदी नहीं रहती। क्या हुँ, लग रहा है आपको, हरियाणा में जो गेम हुआ, ये जो हुँ। तख्ता पलट हुआ, फिर तख्ता पे ताज आया, ये सब चीजें हैं क्या? हरियाणा की राजनीति है क्या? मेरे पास जो फीडबैक था वही था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा था। तो क्या माना जाए कि इसका एक ऑपरेशन था या और रणनीति थी? संजय जी, अभी आपने एक उपमा का इस्तेमाल किया कि नदी जब समुद्र से मिलती है, तो वो नदी नहीं रहती है। मेरे ख्याल से दुष्यंत चौटाला की पार्टी और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का जो गठजोड़ था, अगर उससे ये तुलना तो हमें नहीं करनी चाहिए। इनमें ना कोई नदी है और ना कोई समुद्र है। ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, नदी और समुद्र। समुद्र में तो कोई गंदगी होती नहीं है। ये तो पूरी की पूरी सरकार ही समाज के विभाजन और भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता और घटिया किस्म के प्रशासनिक क्षमताओं, इनके ऊपर टिकी हुई है। ये सब चीजें तथ्यात्मक हैं, रिकॉर्ड पर हैं। इस सरकार को पहली बार जब बहुमत प्राप्त हुआ था और उसके बाद दूसरी बार बहुमत नहीं मिला, उसी वक्त से हो गया था। अगर जाटों के वोट ना बढ़ गए होते तो पिछले चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में हार गई होती। और जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, इसके दोनों पक्ष, चाहे दुष्यंत चौटाला की पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हरियाणा में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं।
भारतीय जनता पार्टी के हवाले में मैं केवल 2 नामों का उल्लेख करना चाहूंगा, नरवर और जवाहर। और इस नामों से आप समझ गए होंगे कि दरअसल मैं क्या कहना चाहता हूं। जहां तक दुष्यंत चौटाला का सवाल है, उनके बारे में तो आमतौर पर दिल्ली के पत्रकारों में ये चर्चा थी कि कितने करोड़ रुपए रोज कमाए जाते हैं। ये सब चर्चाएं अनौपचारिक रूप से होती हैं, लेकिन ये माना जाता है कि 50 करोड़ रुपए रोज का औसत था। उन्हें भी पता था कि सरकार में या तो लोकसभा चुनाव से पहले वो लात खाएंगे भाजपा की, या विधानसभा चुनाव से पहले लात खाएंगे। ये भी उनके सामने स्पष्ट था कि उनकी पार्टी तोड़ दी जाएगी। भाजपा का, आपने सही कहा, इसका रिकॉर्ड ही भाजपा का इस तरीके का है। इस वक्त हालत यह है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी के ज्यादातर विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। क्योंकि भाजपा को बहुमत लायक सीटें नहीं प्राप्त हुई थी और वो चाहती तो उस वक्त निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बना सकती थी, लेकिन उसने दुष्यंत चौटाला को अपने साथ जोड़ा, जिसका भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई में इसका विरोध भी था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई पूरी तरीके से जाट विरोधी इकाई है। पूरा हरियाणा में भाजपा का जो तरीका है वोटों की गोलबंदी का, वो समाज को जाट बनाम गैर जाट के बीच में बांट देने का है। और हिंदू समाज को, ये उत्तर प्रदेश में भी भाजपा करती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो हिंदू एकता है उसमें यादव नहीं है, यादव निकाल दिए गए हैं उससे बाहर। किसी यादव को उसमें निमंत्रण नहीं है, उसमें जाटव नहीं है, वो उससे बाहर निकाल दिए गए हैं। तो इसको मैं एक्सक्लूजन और इंक्लूजन, चालाकी पूर्वक इंक्लूड करती है और चालाकी पूर्वक एक्सक्लूड करती है। हरियाणा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हरियाणवी समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया भारतीय जनता पार्टी ने हर बार। अच्छा, दुर्भाग्य ये है हमारे लोकतंत्र का कि एक ऐसी सरकार जिसके मुख्यमंत्री की पार्टी के अंदर छवि ये है कि ये अक्षम है, किसी काम का नहीं है, केवल वो मोदी के पुराने जान पहचान के हैं। मोदी जब प्रचारक थे और निचले स्तर के कार्यकर्ता थे, तब मनोहर लाल खट्टर के साथ हरियाणा में उन्होंने कुछ सोहबत की थी। वरना प्रशासनिक दृष्टि से आप देखिए हरियाणा में कितने बड़े बड़े कांड हुए हैं, चाहे वो रामपाल कांड हो, चाहे अब उसकी एक पूरी सूची है, इतनी लंबी सूची है कि उसको याद करना भी मुश्किल है। तो ये मनोहर लाल खट्टर, पिछली बार भी मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी थी, इस बार भी एंटी इनकम्बेंसी है और पहले से कहीं ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। खुद भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह की रिपोर्ट्स मंगवाई, कई तरह के सर्वेक्षण करवाए, जिनसे उसे बार बार पता चला कि कुछ ना कुछ उसे परिवर्तन करना होगा। दूसरे, इनकी भी कोई खास दिक्कत थी। दुष्यंत चौटाला 2 सीटें मांग रहे थे। सुनते हैं कि भाजपा 1 सीट देने को तैयार थी, मुझे तो इस पर यकीन नहीं है। मेरा मानना है कि भाजपा उनको कोई सीट देने के लिए तैयार नहीं थी। भाजपा पूरी 10 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ना चाहती थी। और जाहिर है कोई भी पार्टी अगर 10 सीटें जीतने की स्थिति में महसूस करती है तो वो किसी को कोई सीट क्यों देगी। तो और दुष्यंत चौटाला, अगर लोकसभा चुनाव में उन्हें कोई सीट नहीं मिलती तो वो किसका प्रचार करते? उनका अपना कोई कैंडिडेट नहीं होता तो क्या भाजपा का प्रचार करते? तो उनके लिए भी एक तरह से सुविधाजनक था कि ऐसा मौका मिले कि जब वो इस गठजोड़ से बाहर निकल आए। अब सवाल ये था कि टाइमिंग क्या होगी, लोकसभा चुनाव से पहले निकलेंगे कि विधानसभा चुनाव से पहले निकलेंगे। साथ में उनको भी इस बात का एहसास रहा होगा, नेता इस बात को समझ जाता है कि उनके अपने विधायक जो हैं वो भी उनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि सब लोग भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है तो उसके साथ जुड़ जाना चाहते हैं। तो हरियाणा की राजनीति, भारतीय लोकतंत्र के जो बुरे से बुरे पक्ष हैं, यानी भारतीय लोकतंत्र की जितनी भी गंदगी हो सकती है, वो सारी गंदगी आपको हरियाणा की राजनीति में मिलेगी और इस मौजूदा राजनीति में मिलेगी। लेकिन ये जो है भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं था। अभी मैं कुछ देर पहले लाइव कर रहा था किसान नेता पुष्पेंद्र जी के पास, वो बता रहे थे कि बुलंदशहर के रहने वाले नरवर एक छोटे से स्कूटर पे चला करते थे। हरियाणा में उन्होंने इतना बड़ा कारोबार फैलाया और अमित शाह जी के करीबी थे वो, कि आज लोग बताते हैं उनके हेलीकॉप्टर है, हजारों करोड़ के आदमी है। ऐसी जवाहर एक छोटे से प्रॉपर्टी का काम करते थे, हजारों करोड़ के आदमी। ये जो भ्रष्टाचार हरियाणा में हुआ, लूट हुई है जो 5-7 सालों में हरियाणा में, क्या ये बीजेपी को ये नहीं लगता ये डेंट करेगा? ये छवि खराब हो रही है। एक हरियाणा में लोग लगे हुए, इंडस्ट्री लगी हुई है, वहां एक के बाद एक करप्शन। बीजेपी को डर नहीं लगता ये मैसेज खराब हो रहा होगा? ये डेंट तो पिछली बार भी भाजपा की हालत ठीक नहीं थी।
लेकिन पिछली बार समाज को जाट और गैर जाट में बांट देने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत कहां प्राप्त कर पाई थी। कांग्रेस ने एक गलती और की थी, कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का चार्ज देने में देर कर दी। और शुरू में कांग्रेस में हमेशा अनिर्णय की स्थिति रहती है तमाम सवालों के ऊपर। आलाकमान किसी भी नेता को पूरी तरह से एक तरफा चार्ज नहीं देना चाहता, उसमें बहुत हीला हवाला होता है उसके अंदर। इस स्थिति के कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देर में चार्ज मिला। जब उन्हें चार्ज मिला तो उन्होंने कमान संभाली, उन्होंने ठीक से नियोजन किया अपनी राजनीतिक शक्तियों का, पूरी व्यवस्था की, और भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से उन्होंने हार की स्थिति में पहुंचा दिया था। लेकिन जो चौटाला परिवार है, मतलब जो जाट वोट है हरियाणा का, जो वो बट गया। अगर वो पूरी तरह एकता हो जाती तो भाजपा का कोई ठिकाना ही नहीं था। अगर उसमें आंशिक रूप से भी ठीक से एकता होती ना, तब भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का चुनाव नहीं जीत सकती थी। अबे जी, अभी मेरे पास जो फीडबैक था वो ये था कि इस बार दीपेंद्र हुड्डा खास तौर से बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं हरियाणा में, और बीजेपी के पास ये फीडबैक था कि इस बार वो आधी से ज्यादा सीटें, 10 में से 5 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, सरकार भी कांग्रेस की आ सकती है। ये वहां के लोग, हरियाणा के बहुत बड़ी संख्या में लोग कह रहे थे इस बार हुड्डा की सरकार आएगी। तो क्या ये डर था कि अगर ये कांग्रेस की 4-5 सीटें आ जाए, एक एक सीट की मार है इस समय, वो बड़ी 400 पार का नारा लगे, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कि 250 पार के भी लारे पड़े हुए। तो ये कारण था कि किसी तरह से जाट वोटों को बचाने के लिए फिर अलग करो, और फिर क्या ये बात जाटों में नहीं जाएगी कि हम लोग बटे तो फिर ये आएंगे और हमें परेशान करेंगे। अगर इस मुद्दे पर जाट को समझ में आ गया और जाट सेंसिटिव हो गया और जाट एकजुट हो गया और चला गया हुड्डा के साथ, तो क्या वह पासा नहीं पलटेगा? देखिए, अभी मैं जो दीपेंद्र हुड्डा के पिताजी हैं, जो दरअसल इस वक्त हरियाणा में कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ में है, हुड्डा साहब को, उनका वक्तव्य सुन रहा था। तो उनका कहना ये था कि दोनों अलग अलग हों, इस बारे में भी दोनों पार्टियों के बीच में समझौता है। उन्होंने ये कहा ताकि दुष्यंत चौटाला की पार्टी अलग होकर चुनाव लड़े और जाटों के वोट काटे, ताकि जाटों के बीच में मतलब जो है वो विभाजन हो। तो ये पूरा गांव ये खेल रहे हैं। ये जो है, हाँ, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो वीडियो 3 महीने पहले का दीपेंद्र हुड्डा का वीडियो लगाएं, जिसमें 3 महीने पहले दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि ये एक साजिश है, इसी तरह ये अलग करेंगे। मतलब जो आज हुआ, ये दीपेंद्र हुड्डा 3 महीने पहले कह रहे हैं। वो वीडियो जरा सुनवाइए दर्शक। बीजेपी के साथ जो जेजेपी का समझौता था, वो एक और समझौता हो गया, भ्रष्टाचार का जो समझौता तोड़ने का भी समझौता हो गया है। ये मेरी बात को समझ के अपने दिल में रखना। समझौता तोड़ेंगे बीजेपी के इशारे पे, आपके बीच में आएंगे। कांग्रेस की वोट में कौन ज्यादा सेंध मारेगा, अभय सिंह ज्यादा मारेंगे या दुष्यंत चौटाला ज्यादा मारेंगे, इस बात की बीजेपी के इशारे से, उनके इशारों पर इस तरह की राजनीति हरियाणा में करने का काम करेंगे। चक्रव्यूह रचा जाएगा, प्रदेश में परिवर्तन को रोकने के लिए चक्रव्यूह रचा जाएगा। पिछले बार तो आप भी नादान थे, हम भी नादान हैं, अब आप भी समझ चुके हो, हम भी समझ चुके हैं। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम, और इस तोड़ने में हमारा साथ आप दोगे कि नहीं दोगे, एक बार हाथ खड़ा करके मैं आप सबसे आशीर्वाद, आप सबसे साथ मैं इस बात के लिए मांगता हूं। तो सुना अबे सर, आपने भी सुना कि दीपेंद्र हुड्डा 3 महीने पहले कह रहे हैं कि साजिश है, अब ये लोग बांटेंगे, मिलके खेल करेंगे। तो ये बात जब 3 महीने पहले दीपेंद्र हुड्डा ने कह दी, तो मेरा सवाल ये कि अगर जाटों को समझ में आ गई, जाट भी बड़ी सेंसिटिव फॉर्म है, और जाट यूनाइट हो गई और दीपेंद्र हुड्डा के साथ कांग्रेस की तरफ आ गई, तो लोकसभा में फिर हरियाणा में क्या सीन देखते हैं आप? देखिए, अगर जाट वोट एकताबद्ध हो गया और कांग्रेस के साथ गैर जाटों का भी एक वोट हमेशा रहता है, केवल जाटों की पार्टी नहीं है, ये गलतफहमी है। एक पार्टी जितने लंबे अरसे तक किसी राज्य में हुकूमत करती है, वो केवल एक समाज के एक हिस्से की पार्टी नहीं होती। तो आप निश्चित समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का वहां थैंक यू वेरी मच हो जाएगा। अरे ये लाइन आपकी बहुत अच्छे मुंह से लगी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, उनका वोटर लोग जो है ना, उनका थैंक यू वेरी मच कर देंगे। और ये लोकसभा चुनाव में भी उनको नुकसान होगा, कांग्रेस वहां पर उनकी सीटों में डेंट करेगी, और विधानसभा चुनाव में तो चुनाव जीतना इनके लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, केवल अगर जाट ठीक से एकताबद्ध हो जाए। क्योंकि वो दिक्कत की बात क्या है कि लंबे अरसे की जाट राजनीति में उसमें बहुत सारे छोटे छोटे दल बन गए हैं,
परिवारों का प्रभुत्व रहा, चौटाला परिवार का प्रभुत्व रहा है। चौटाला परिवार के अंदर भी एकता नहीं है, वहां भी एक ऐसा नहीं चौटाला परिवार से प्रभावित केवल एक ही पार्टी हो। फिर एक बंसीलाल का परिवार रहा है, उसका अपना एक रहता है। फिर हुड्डा साहब हैं जो कि इस वक्त सबसे बड़े नेता हैं वहां पे। तो किसी तरीके से अगर जाट समाज में जाट समाज एकताबद्ध हो जाए तो गैर जाट समाज में जो गैर बीजेपी वोट है वो भी इधर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। और आप समझ लीजिए फिर भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव नहीं जीत पाएगी, ना लोकसभा का ना विधानसभा। ये बड़ी सेंसिटिव बात हो जाएगी कि अगर ऐसा हो गया तो। लेकिन मुझे बताइए कि एक तरफ तो लगता है कि बीजेपी जाट वोट पाने के लिए कुछ भी कर रही है। वो जयंत को तोड़ती है उत्तर प्रदेश में, वो उपराष्ट्रपति को ऐसा महिमा मंडित करती है, उपराष्ट्रपति से कहलवाती है मैं जाट हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, इसलिए मेरे संग कमेंट हो रहे हैं, और ये मैसेज देने की कोशिश करती है। वो यूपी का प्रदेश अध्यक्ष जाट बनाती है। तो एक तरफ तो वो जाट को वोटों को लेने के लिए उत्तर प्रदेश में और बाकी कोशिश कर रही है, और हरियाणा में वो जाटों को हे दृष्टि से देख रही है कि जाट के। तो ये राजनीति, ये रणनीति क्या जाट नेताओं को समझ नहीं आएगी? असल में इसमें इसके पीछे एक कारण यह है कि हरियाणा के जाट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट, राजस्थान के जाट और पंजाब के जाट ये बिल्कुल अलग अलग हैं आपस में। कहने के लिए ये जाट हैं, अगर दो एक साथ मिलकर बैठेंगे तो इनकी भाषा भी अलग अलग है, इनकी संस्कृति भी बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ तक कि इन लोगों के आचार व्यवहार भी एक से नहीं है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इनमें आपस में शादियां वगैरह होती हैं, आपस में जुड़े हुए हैं और खापों में बटे हुए भी हैं, लेकिन इस तरीके से इनमें ऐसा नहीं है कि इनकी राजनीतिक प्रवृत्तियां एक हों, हमेशा से अलग अलग रही हैं। चौधरी चरण सिंह जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते थे, वो हरियाणा के जाटों पर चौधरी देवीलाल के जरिए अपना नेतृत्व स्थापित करते थे, वो सीधे उनके नेता नहीं थे। और हम जानते हैं कि राजस्थान के जाट बहुत बड़े पैमाने पर चौधरी चरण सिंह के बहुत बड़े नेता हो जाने के बावजूद भी राजस्थान के जाट कांग्रेस के सपोर्टर, कांग्रेस के समर्थक थे। चाहे वो मिर्धा परिवार हो, चाहे ओला परिवार हो, वो कांग्रेस के समर्थक हुआ करते थे। तो और पंजाब के जाट तो सिख हो जाने के कारण वैसे भी इन लोगों से अलग हो गए हैं बिल्कुल। उनका वेशभूषा, पहनावा, पंजाबी बोलते हैं, वो सब बिल्कुल अलग किस्म के। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग जाट राजनीति कर सकती है, हरियाणा में अलग जाट राजनीति कर सकती है और राजस्थान में अलग जाट राजनीति कर सकती है। इतनी कोशिशें करने के बावजूद भी भाजपा को अभी तक ये विश्वास नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट पूरी तरीके से उसके पक्ष में चले जाएंगे। हरियाणा के जाट तो बहुत सख्त खिलाफ हैं। पिछले चुनावों में तो वो लोग टोली बना के आए थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ प्रचार करने के लिए। इससे पिछले वाले लोकसभा चुनाव में भी आए थे हरियाणा के जाट अपने रिश्तेदारों के बीच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ प्रचार करने के लिए। और राजस्थान के जाटों ने इस बार, कांग्रेस वहां चुनाव जरूर हार गई है, लेकिन जो जाट बेल्ट है वहां कांग्रेस का परिणाम अच्छा रहा है, वो कांग्रेस को समर्थन दिया है। और पंजाब के जाट सिख हैं, वो तो भाजपा को सख्ती से नापसंद करते हैं। जाहिर है कि ये बड़े लंबे लंबे से खेल होने वाले हैं इस राजनीति में। अब एक दूसरा मुद्दा जो देश में है वो सीएए है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि रमजान से ठीक एक दिन पहले ये लागू किया गया। 4.5 साल पहले लगा, अब बना था, लेकिन 4.5 साल तक इंतजार किया गया था। क्या जरूरत है मोदी जी को? उनको पता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बातें होंगी, तनाव पैदा होगा। चुनाव से पहले ये किस ख्याल के साथ, किस रणनीति के साथ, किस सोच के साथ ये लागू किया गया? मेरी निगाह तो बिल्कुल ये सब करने के पीछे एक तो पूरे देश में एक मुसलमान विरोधी भावना, जो पहले से ही उन्होंने मुसलमान विरोधी भावना को प्रोत्साहित तो कर रहे हैं, एक तो उसको और आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति है। क्योंकि आप शरणार्थियों में से मुसलमानों को आपने निकाल कर बाहर कर दिया, तो आपने शरणार्थियों को 2 हिस्सों में बांट दिया, मुसलमान शरणार्थी और गैर मुसलमान शरणार्थी। एक तो ये काम किया है उन्होंने। दूसरा, उनकी निगाह तुरंत लाभ पाने के लिए पश्चिम बंगाल के ऊपर टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल में जो मतुआ हैं, जो कि बंगाल में मुस्लिम कट्टरपंथियों के अत्याचार के कारण वहां से भागकर भारत आए, तो उनके 1.5 करोड़ वोट हैं वहां पर। 3 करोड़ के आसपास उनकी आबादी है। और वोट डालने का अधिकार प्राप्त होना, यानी एक तरह से वो नागरिक पहले से ही हैं भारत के। लेकिन उनको लगता है कहीं कि अगर हमें सीएए के तहत हमें नागरिकता का सर्टिफिकेट मिल जाएगा दोबारा,
तो दोबारा उनको कोई उनके वोट खारिज नहीं होंगे, या जो रह गए हैं जिनको वोट का अधिकार नहीं मिलेगा उनको भी वोट का अधिकार हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही उनके ऊपर फोकस कर रही है। उनके ऊपर फोकस करने से क्या होता है कि करीब 40 के करीब विधानसभा सीटें और 4 या 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीतने में उनकी वजह से आसानी होती है। तो पूरा का पूरा खेल उन मतुआ वोटरों के लिए है और सारे देश में एक मुसलमान विरोधी हवा को लगातार बहाते रहने का जो भारतीय जनता पार्टी का आग्रह है उसके साथ है। अभय जी, आप पिछले दिनों में लगातार देख रहे होंगे मोदी जी की रैलियों में, मोदी जी के भाषणों में राम मंदिर गायब हो गया। कारण क्या? देखिए, मैं तो शुरू से मानता रहा हूं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में इसके दो पहलू हैं। अगर हम देखें कि संघ और मोदी जी के बीच में जो विवाद है, संघ और मोदी जी के बीच में एकता और संघर्ष दोनों साथ साथ चलते हैं। एकता इसीलिए है कि संघ मोदी जी उसी की देन है, कुल मिला के वो उसी वही प्रचारक थे। आगे का जब गुजरात का उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो बिना संघ की सहमति के गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता था उन्हें, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार संघ की मर्जी के बिना बने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी नहीं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए। 2013 में पूरी उसकी संघ की कोशिश थी, लेकिन मोदी जी ने उसकी कोशिश के बिना वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुए और उसके बाद उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत भी प्राप्त हो गया। और धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली है कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। तो एक तो मोदी जी सोचते हैं कि राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बनने का श्रेय हमने ले लिया, उसकी हम प्राण प्रतिष्ठा भी कराए, वहां हमने अपनी सुपीरियरिटी दी, अपनी श्रेष्ठता जो थी सरसंघचालक के ऊपर वो उन्होंने हमने ठोक दी। अब इसकी भूमिका राम मंदिर की खत्म हो गई। तो संघ और मोदी जी के बीच का जो विवाद है, उस विवाद के बीच में राम मंदिर एक प्रमुख मुद्दा था कि राम मंदिर को कैसे बनाया जाए, अदालत के आदेश द्वारा बनाया जाए या संसद में कानून बना के बनाया जाए। संघ चाहता था कि संसद में कानून बने, मोदी जी कहते थे संसद में कानून इसके लिए हम नहीं बनाएंगे। तो एक तो वो पहलू है इसका। अब इस पहलू से आप अलग हटिए, अब उसके आगे जब बढ़ते हैं तो फिर मुझे लगता यह है कि मोदी जी खुद भी चाहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा रहे, लेकिन वो पृष्ठभूमि में रहे। मोदी को इस बात का अच्छी तरीके से एहसास है कि राम मंदिर के मुद्दे के जरिए वो चुनाव नहीं जीत सकते। अगर राम मंदिर का मुद्दा लाएंगे तो खुद उनकी अपनी उपलब्धियां जो हैं मोदी जी की, जिनको उपलब्धियां मानते हैं कि उन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफर करवाया, ये किया, वो किया, फलानी योजना बनाई, सड़कें बनवाई, जिनका वो लगातार बखान करते रहते हैं, इनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो मोदी जी स्वयं केंद्रित राजनेता हैं, वो हर चीज के केंद्र में स्वयं को रखते हैं और उनकी ये जो सिफत है ये बहुत ऊंची हद तक चली गई है। मतलब इसका जो अतिवाद है, इसका जो एक्सट्रीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इस तरह के नेता कम होते हैं। हर नेता अपने आप को केंद्र में देखना चाहता है, लेकिन मोदी जी जिस तरीके से न केवल अपने आप को देखना चाहते हैं, वैसा बंदोबस्त भी करते हैं और उसमें मीडिया के जरिए और तमाम दूसरे साधनों के जरिए पूरा, किसी की दम नहीं है कि मोदी जी के सामने जो है वो उनकी माला में भी आ सके। आपने तो देखे हैं इस तरह के चित्र के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, तो माला के अंदर आने के लिए भी उनकी क्या स्थिति बनती है, चाहे वो गडकर, चाहे वो हो आपके आपने एक नाम तो ले लिया, एक और निकाल दिया राजनाथ जी हाँ। तो वो ये जो स्थिति है नड्डा जी, हाँ नड्डा वाली, तो मोदी की ये जो स्थिति है ये अपने आप में अभूतपूर्व है भारत के प्रधानमंत्रियों के इतिहास में। तो वो राम मंदिर को भी श्रेय नहीं देना चाहते, इसीलिए राम मंदिर, उनका प्रचार तंत्र जो है वो राम मंदिर को ज्यादा फोकस में नहीं लाना चाहता। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि वो राम मंदिर को ज्यादा नहीं लाना चाहते। अच्छा, मुझे बताइए, आपने बहुत ताकतवर मंत्री देखे, प्रधानमंत्री देखे हैं देश में, राजनीति को बहुत करीब से देखा है आपने। मैं दो का नाम ले रहा हूँ, एक इंदिरा गांधी और एक नरेंद्र मोदी। मंत्रियों की बात करूं तो इंदिरा गांधी के मंत्री उनसे ज्यादा डरते थे या नरेंद्र मोदी के मंत्री उनसे ज्यादा डरते हैं? मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी के बहुत से मंत्री जो थे वो अधिकार संपन्न मंत्री थे और उनका महत्व होता था, वो उनकी अपनी हैसियत होती थी। और ये आखिर तक, जब तक 1980 में इंदिरा गांधी आखिरी बार प्रधानमंत्री बनी, उसके बाद तो उनकी हत्या ही कर दी गई।
आप उनके मंत्रिमंडल के साथियों को देख लीजिए, वो लोग अपने धरातल पर काफी शक्तिशाली किस्म के मंत्री थे। आप मोदी जी के मंत्रियों को देखिए, किसी के पास वास्तव में कोई अधिकार नहीं, सब नाम मात्र के मंत्री हैं। सारा काम जो है पीएमओ के जरिए चलता है। पीएमओ नामक संस्था को प्रतिष्ठा सबसे पहले इंदिरा गांधी ने दिलाई थी। इंदिरा गांधी से पहले पीएमओ नामक संस्था को कोई जानता नहीं था देश में। इंदिरा गांधी ने उसका महत्व बढ़ाया और ज्यादा से ज्यादा सत्ता का केंद्रीकरण प्रधानमंत्री के कार्यालय में किया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस चीज को और भी नए मुकाम तक पहुंचा दिया है। ऐसा इंदिरा गांधी कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो नरेंद्र मोदी के मंत्री जो है वो अधिकारहीन मंत्री है। अच्छा, बेचैनी नहीं होती होगी? गडकरी, राजनाथ सिंह, ऐसे बड़े-बड़े नाम, इनको अंदर से तकलीफ नहीं होती होगी? या थोड़ी देर को मैं अपने आप को गडकरी जी की जगह रख के देखूं, तो मतलब मेरे अंदर घुटन हो जाएगी कि मैं जिस पार्टी में इतना ताकतवर था, मेरी तूती बोलती थी, मेरे डिपार्टमेंट छीन लिए गए, संसदीय दल से निकाल दिया गया, पहली लिस्ट में टिकट पे नाम तक नहीं। तो ये जो अंदर से कभी-कभी आदमी के व्यक्तित्व के अंदर से जो गुस्सा है, जो उत्तेजना है, इन लोगों के आती नहीं हो कि राजनाथ सिंह जैसा नाम। उनको, आपको याद होगा एक बार परेड में सन चल रहे थे, हाथ दे के राजनाथ सिंह को हटा दिया गया कि आप फ्रेम से हटिए, पीछे हटिए। इनको तकलीफ नहीं होती होगी अभय जी? बहुत तकलीफ होती होगी। मैं तो मानता हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मानस के धरातल पर, साइकोलॉजिकल स्तर पर ये सारी तकलीफें होंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि जब नरेंद्र मोदी नए प्रधानमंत्री बने थे तो सबको उम्मीद थी कि थोड़े लड़खड़ाएंगे, थोड़ा सा फिसलेंगे, तब फिर मौका आएगा टांग खींचने का उनकी। सब लोग इसके लिए तैयार बैठे थे। निजी बातचीत में आप गडकरी जी से जो पत्रकार मिलने जाते थे, गडकरी निजी बातचीत में क्या क्या कहते थे उसको मैं यहाँ प्रसारणीय रूप से नहीं कह सकता, क्यों गडकरी जी की जो अपनी भाषा शैली है, अभिव्यक्ति शैली है, वो अलग तरह की है। तो वो सब होता था। लेकिन धीरे धीरे नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर और सरकार में अपनी स्थिति उत्तरोत्तर मजबूत कर ली, और इतनी ज्यादा मजबूत कर ली कि अब ये लोग उनका विरोध करने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। इसीलिए भाजपा के आप प्रवक्ताओं से अलग चाय के दौरान बातचीत करें, तो टीवी में ब्रेक होता है, तो वो लोग कहते हैं कि कंट्रोल और कैप्चर करने की जो क्षमता इन लोगों में है, कहते हैं सीसी है, मतलब कंट्रोल एंड कैप्चर। जो कंट्रोल और कैप्चर करने की इन लोगों में क्षमता है, हर चीज को, हर संस्था को। सबसे पहले उन्होंने बीजेपी को कंट्रोल और कैप्चर किया, उसके जरिए इन्होंने वो शक्ति प्राप्त की जिससे वो पूरे लोकतंत्र की सभी संस्थाओं को कंट्रोल और कैप्चर कर सके। जहां पर वो कंट्रोल और कैप्चर नहीं कर पाते वहां उनको दिक्कत होती, तो वो उसके पीछे ईडी या दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तो नियंत्रण, जी, जैसे चंचूड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, नियंत्रण और कब्जे की जो प्रौद्योगिकी है और उसकी जो इच्छा है और वो क्षमता है, वो लोगों की बहुत जबरदस्त है। ऐसा भारत के थे, देखिए ये जो हो रहा है आजकल, ये पहले कभी नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई है, वो बहुत धूमिल हो चुकी है उसकी यादें, और वो कुछ भी नहीं थी। आज भी जब मैं सोचता हूँ उस घटना के बारे में, क्योंकि मैं इमरजेंसी में जेल में रहा था, मेरी उम्र बहुत कम थी, मेरे पिताजी भी मेरे साथ जेल में बंद थे, मेरी दाढ़ी मूछ भी नहीं निकली थी, मैंने बीए पार्ट 1 का इम्तिहान जेल से दिया था। लेकिन उस वक्त ऐसा कोई माहौल नहीं था। आज ऐसी इमरजेंसी कोई नहीं लगी हुई है, लेकिन आज उससे भी ज्यादा संगीन किस्म का माहौल है, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर आपने सरकार का लगातार विरोध किया और आप किसी भी तरीके से झुकने से आप इनकार करते रहे, तो आपके पीछे पड़ जाएंगे वो। और वो जिन चीजों को कंट्रोल और कैप्चर नहीं कर पा रहे, जैसे यूट्यूबर्स हैं, मतलब उनको कंट्रोल और कैप्चर नहीं कर पा रहे, उसके लिए उन्होंने जो नई अपराध संहिता बनाई है उसमें सारा इंतजाम कर दिया है, जो 1 जुलाई से लागू करने वाले हैं। अभी इसका सवेरे सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील से मेरी बात हो रही थी, उसका भी बहुत विरोध होगा लागू 1 जुलाई से पहले ही विरोध शुरू हो जाएगा। अबे जी, ये तो बात आप, अगर वो लागू हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अबे जी आप बता रहे हैं ये बात या मुझे डरा रहे हैं आप? मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि भविष्य में क्या होने वाला है, उसके लिए हम लोगों को अभी से पेशबंदी करने लगनी चाहिए। अगर हमें अपने विचारों से प्रेम है, अगर हम स्वतंत्र मानस रखकर सरकार की आलोचना करने का अधिकार सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमें जो कानूनी बंदिशें उसमें आने वाली हैं, जो मुश्किलें आने वाली हैं, उन मुश्किलों के बारे में अभी से सोच के जो है ना, वो तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक बात है, देखिए मई के महीने में लोकसभा के नतीजे आ जाएंगे और 18वीं लोकसभा बन जाएगी, 18वीं लोकसभा गठित हो जाएगी। उसके बाद बीच में केवल जून का महीना है, 1 जुलाई से वो नई अपराध संहिता जो है वो लागू कर देंगे, लागू हो जाएगी। लागू हो जाएंगे। उसके लिए
पूरा काम करना शुरू कर दिया है, बुकलेट छप चुकी हैं, पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है, निचली अदालतों में और दूसरी जगहों पर सब पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। उसके लिए जो लोग उसके फेर में फंसने वाले हैं, पुलिस स्टेट तकरीबन कायम कर देंगे हिंदुस्तान में। पुलिस जो कहेगी वही सच होगा, आप जो कहेंगे वो सच नहीं होगा। तो उस पुलिस स्टेट के खिलाफ सबसे, मुझे लगता है सबसे कम चुनाव के चक्कर में सबसे कम चेतना है, लोगों का दिमाग उधर फंसा हुआ है। आप देखिएगा कि सरकार बन जाने के बाद में जो पहला संघर्ष होगा, जो अगर मान लीजिए भाजपा के अलावा कोई और सरकार बनती है तो ज्यादा आसानी होगी उसके खिलाफ, लेकिन भाजपा की अगर सरकार बनती है तो उसके खिलाफ जो पहला संघर्ष होगा वो इसी अपराध संहिता को लेकर होगा, क्योंकि उसमें हर व्यक्ति की जिंदगी, रिक्शे वाले से लेकर संजय शर्मा तक, अभय कुमार दुबे तक, सबकी जिंदगी इससे प्रभावित होने वाली है। ठीक बात है। भारत का लोकतंत्र एक नए शेप में आने वाला है अगर सरकार आएगी, जाहिर है कि हम भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, इतनी सारी बातें विस्तार से समझाने के लिए, धन्यवाद। सुना आपने, ये थे अभय दुबे जी और आपको राजनीति को विस्तार से समझा रहे थे। अभय जी का भी मानना है कि संघ कभी नहीं चाहता था कि इतना ताकतवर शख्स उनके सामने खड़ा हो जाए, लेकिन मोदी खड़े हुए और फिर बाद में संघ के करीबी नेताओं के परख करने शुरू हुए। ये राजनीति है और यही राजनीति है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।